हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 बोलो आप या फिर यूनिट नंबर 1 बोलो, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट 1। आप चाहो तो चैप्टर 1 लिख लो, बिकॉज एज पर सीबीएसई सिलेबस आपका जो क्लास 11 का सीबीएसई का सिलेबस रहता है 2025-26, उसके अकॉर्डिंग पार्ट बी वाला जो सेक्शन है, पार्ट ए तो स्टैट्स है 40 मार्क्स का, पार्ट बी आपका इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है 40 मार्क्स का। तो पार्ट 1 में आपको ये यूनिट वाइज होता है, और बुक्स के अंदर जैसे टी आर जैन सर की बुक्स है या फिर संदीप गर्ग सर की बुक है या सरस्वती वाली बुक्स है, तो बहुत सारी बुक्स आती हैं इकोनॉमिक्स के अदर अदर राइटर्स के ऑथर्स के। तो उन्होंने अपने अपने बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए हैं यूनिट को बेसिकली डिवाइड करके। तो यूनिट नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन रहता है, फिर यूनिट नंबर 2 रहता है आपका कंज्यूमर सिक्योरिटी एंड डिमांड, यूनिट 3 है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, एंड यूनिट नंबर 4 है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये 4 यूनिट है, इसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने डिवाइड किया हुआ है इसके मार्किंग स्कीम। पहला यूनिट है 4 मार्क्स का, दूसरा 14, तीसरा 14 और चौथा वाला 8 मार्क्स का। बट एज पर योर बुक के सिलेबस जो है ना, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो चैप्टर बोलो आप, यूनिट बोलो, तो पहला वाला के लिए तो चैप्टर 1 ही है। जो सेकेंड यूनिट है उसमें 2-3 चैप्टर्स बनाए हुए हैं अलग अलग ऑथर्स ने, राइट। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी के लिए आपको याद रख लेना यूनिट 1 या फिर चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। तो यूनिट नंबर 1 बोलो या चैप्टर 1 बोलो, उस वाले यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं या उसका क्या क्या सिलेबस रहता है। तो ये लो यूनिट नंबर, ये बेसिकली 4 है ना। पार्ट बी में 1, 2, 3, 4 4 यूनिट है, तो उसको यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपने पढ़ना है एक तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ पीपीएफ ऑल्सो नोन एज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एंड द लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो ये सारे टॉपिक मिला के आपको टोटल 13 टॉपिक्स बनते हैं। और आप चाहो तो ये लास्ट वाला काट देना, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, ये हट गया है, पहले होता था, राइट। तो अगर आप बोलो तो इफेक्टिवली आपको टोटल 12 टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट मैं आपको एंड में 13 वाला टॉपिक है उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन करा दूंगा, तो सीयूटी वगैरह में आपको हेल्प कर जाएगा, राइट। जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ना, अदरवाइज ये चीज़ें आप इसमें कवर कर लेना टॉपिक नंबर 13। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा कौन कौन सा, देखो मैं टॉपिक रिवाइज करा दे रहा हूँ। टोटल 13 टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमी का मीनिंग। इकोनॉमी बोलो या इकोनॉमी बोलो, एक ही बात होती है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, राइट। सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमी का मीनिंग, सेकंड है इकोनॉमिक्स का मीनिंग, थर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स, फोर्थ वन इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिफ्थ वन इज सेंट्रल प्रॉब्लम, सिक्स वन इज पीपीसी और पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सेवन टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके अलावा 8, 9, 10, तो यहाँ पे देखो 8 वाला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 9th है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और 10th है चेंज इन पीपीसी एंड रोटेशन इन पीपीसी। तो जो पीपीसी का कंसेप्ट है ना, इसी में ये आपके 8, 9, 10 टॉपिक पढ़ने होते हैं, राइट। तो वो पीपीसी के अंदर ही कवर होता है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 11 एंड 12 डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मीनिंग यहाँ पे थर्ड में पढ़ा, और मैक्रो के साथ डिस्टिंग्विश पढ़ना है अपने को। पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, ये रहा 12th नंबर टॉपिक, एंड लास्ट इज मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, राइट। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1। इकोनॉमी का मीनिंग बहुत ही आसान है, बेहद ही एकदम सिंपल है सर। इकोनॉमी का मीनिंग जो है आपको 1 मार्क में एमसीक्यू आ सकता है, अदरवाइज 3-4 नंबर का तो टॉपिक बनता नहीं है, राइट। बट मोस्ट प्रोबेबली जो है आने के चांसेस बहुत कम रहता है, बट स्टिल यू नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी बोलो इकोनॉमी बोलो, एक ही बात है। तो एज पर एजी ब्राउन, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट दियर लिविंग। सिंपल बोलूँ तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं पीपल, ह्यूमन बीइंग, इंसान, ये लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और अर्निंग कमाते हैं या अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, और उससे अपना जीवन जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, राइट। तो सिंपल बोलो इन इंग्लिश वी कैन सिंपली से अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट दियर लिविंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इकोनॉमी। और एग्जांपल के लिए बोलूँ तो जितनी भी कंट्री का नाम है, इंडिया तो उसके एंड में लगा दो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, रशिया रशियन इकोनॉमी, चाइना चाइनीज इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, श्रीलंकन इकोनॉमी, राइट, नेपाल इकोनॉमी, भूटान इकोनॉमी। तो जितनी भी कंट्री है उसके एंड में आप इकोनॉमी वर्ड लगा लो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी, ओके। तो देश के नाम इकोनॉमी, सिंपल आप बोल दो। तो इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, यहाँ पे आपको बता दिया, यूएस इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा इकोनॉमी का एग्जैक्ट मीनिंग कहाँ से आया है, तो ग्रीक वर्ड ओयोकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। सिंपल ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो। तो एमसीक्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकता है,
1 मार्क के लिए। तो इकोनॉमी का मतलब ये होता है, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग अच्छे से करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क का। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल समझना। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम। अब डेफिनेशंस करने से पहले मैं आपको सिंपल बता दूं, जैसे मान लो ये जो पूरा ग्लोब है, मैं अभी तो हम लोग मेनली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, बट अगर मान लो ये पूरा ग्लोब जो अर्थ है, तो इस अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? टेल मी। जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल रिसोर्स, मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से ही मैन जो है, इंसान जो है, पीपल जो है, अपना मैन मेड कोई भी चीज़ें बनाते हैं, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लाइक लैंड, ट्रीज, जंगल, पेड़ पौधे जितने भी है, जानवर, ये सारे के सारे कोई भी चीज़ें ले लो, A to Z, ऑल आर लिमिटेड। ऑक्सीजन भी लिमिटेड है, आपका वाटर भी लिमिटेड है भाई, 3/4, उसमें से भी पीने वाले कम पानी। तभी तो गवर्नमेंट कहती है क्या भाई, पानी का संरक्षण करो आप, राइट, सेव करो, वाटर सेव करो, क्योंकि पीने वाली पानी की कमी होती चली जाएगी। तो इसीलिए क्या है, जितने क्योंकि जो सी लेवल का वाटर होता है वो पीने लायक नहीं होता, यू नो वेरी वेल, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं, कोई भी, चाहे वो रिवर हो, ठीक है, चाहे वो पहाड़ हो, नदियाँ हो, राइट, जमीन हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, A to Z, एयर, A to Z आपका क्या है, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, ऑल रिसोर्सेज आर बेसिकली व्हाट, लिमिटेड। तो जितने भी रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, बट ध्यान से सुनना, जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग, उनके वांट्स क्या हैं, उनके वांट्स है अनलिमिटेड। पहले हमें एक घर चाहिए, फिर 2 घर चाहिए, एक गाड़ी, फिर 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, फिर एरोप्लेन चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, राइट, बाइक चाहिए, फिर 4 व्हीलर, फिर 4 व्हीलर से बड़ी लग्जरी कार, फिर लग्जरी कार से फिर हमारा प्राइवेट जेट। तो इच्छाएं जो हैं ह्यूमन बींग्स बढ़ती चली जाती हैं, वो क्या है आपका, लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो सिंपल 2 चीज़ें याद रख लेना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बींग्स के जो वॉन्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड है, राइट। तो इकोनॉमिक्स में हमें मेनली जो डेफिनेशन आपको बनाना है, डेफिनेशंस क्या कहता है इकोनॉमिक्स के अंदर का, वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ने हैं आपके स्टैट्स वाली बुक में, चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अपना डेफिनेशन दिया था, जिसके अंदर सबसे पहला इकोनॉमिक्स का जो बुक्स वगैरह पब्लिश करा और डेफिनेशन वगैरह या जो भी चीज़ें दी, उनका नाम था एडम स्मिथ। इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिनकी बुक जो है पब्लिश हुई थी, जिनकी बुक का नाम था क्या, जिनकी बुक 1776 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम पे, वेल्थ ऑफ द नेशन, शॉर्ट नेम उसका है, और पूरा नाम अगर आप जानना चाहो तो यहाँ पे लिख दिया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये उनकी बुक थी, इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इकोनॉमिक्स का मीनिंग अब मैं बताने वाला हूं, जिसमें 2 चीजें याद रख लेना है आपको, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। तो सुनो, तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स का मतलब होता है वॉन्ट्स, एंड स्केयर्स मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। तो स्केयर्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो सिंपल ये डेफिनेशन है, बाकी आपके बुक में कई सारे डेफिनेशन है, आप सिंपली खुद से लिखना चाहो तो सिंपल लिखना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स, हाउ टू सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सो सिंपल, इतना आप लिख दोगे, आपके नंबर पूरे में पूरे मिल जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, जो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा ना, इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांच में बांट दिया गया, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 11th में पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 12th में पढ़ना है। कुछ साल पहले तक 5-10 साल पहले जो है ना, आपका सीबीएसई का जो सिलेबस होता था, तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों 12th क्लास में पढ़ना होता था। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैट्स आपका 11th क्लास में पढ़ना होता था, बट बीच में, ठीक है, सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में कर दिया और मैक्रो 12th में जैसे था वो 12th में ही कर दिया, राइट। तो जब मैंने पढ़ाई करा था तो मैक्रो 12th में पढ़ा था और स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th में पढ़ा था, करेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट, तो हम लोग बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो भाई ध्यान से सुनना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, सिंपल बोलूँ तो स्मॉल, छोटा, ओके। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज मतलब बड़ा। तो मैक्रो हमें 12th क्लास में पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस पढ़ना है दोनों का, माइक्रो एंड मैक्रो के बीच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, टॉपिक नंबर नीचे है, ये रहा, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस। तो एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 2 आप कह सकते हो, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया गया या 2 ब्रांच बना दिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एज एन इकोनॉमी, लाइक एन इंडिविजुअल एंड अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर। तो ध्यान से सुनना है, माइक्रो के अंदर हम ना सिर्फ एक पर्सन का स्टडी करते हैं, और यू कैन से, जैसे
अगर कोई भी पूरे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी, हमने इकोनॉमी पढ़ लिया तो इंडियन इकोनॉमी की हम लोग मेनली बात करेंगे बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, राइट। बट ये चीज़ें सभी इकोनॉमी में लागू होता है, सभी इकोनॉमी के लिए सेम रहता है। तो किसी भी इकोनॉमी में किसी एक कंज्यूमर का, उसकी डिमांड की स्टडी करेंगे तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक प्रोड्यूसर का, उसकी सप्लाई का स्टडी करेंगे तो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उस इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर रहते हैं उन सभी के डिमांड का स्टडी करेंगे, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अगर सप्लायर रहता है, प्रोड्यूसर रहता है, फर्म रहता है, इन तीनों का नाम एक ही होता है, सप्लायर, फर्म, प्रोड्यूसर, एक ही को कहते हैं। तो उनकी जो सप्लाई होती है उस इकोनॉमी में जितने भी सप्लायर है उन सभी सप्लायर का इकट्ठा एक ही बार सप्लाई का स्टडी किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, उसको एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। तो मैक्रो का मतलब होता है पूरे एज अ होल मान के, राइट, एज अ होल मान के हमें स्टडी करना होता है। तो उसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी स्टडी करनी होती है। लेकिन इसमें एक इंडिविजुअल का, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर का स्टडी करते हैं, यानी कंज्यूमर क्या कहता है, डिमांड, तो डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर या सप्लाई ऑफ अ फर्म। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड ऑफ ऑल दी कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ ऑल दी प्रोड्यूसर, नेशनल इनकम, सभी लोगों की इनकम ऐड करोगे तो नेशनल इनकम आती है, राइट। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो ये सारी, तो माइक्रो एंड मैक्रो में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट है क्या कि जो ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या होता है, तो प्राइस को डिटरमाइन करना और रिसोर्सेज को अलोकेशन करना होता है। उसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका मेन मोटिव होता है टू डिटरमाइन नेशनल इनकम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है क्या आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स होता है डिमांड एंड सप्लाई, बट मैक्रो का एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट। देखो भाई, डिमांड का मतलब इंडिविजुअली, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो होल कंज्यूमर का डिमांड। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एनालिसिस करना आता है हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है, अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर। लेकिन इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिसाइड करना होता है नेशनल लेवल पे यानी इकोनॉमी लेवल पे, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू याद रख लेना, माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो को इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्रो को इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। मैंने ये आपको टॉपिक नंबर 11 डिफरेंस करा दिया। अब यहाँ पे दोबारा से मीनिंग पढ़ा देता हूँ। एक ग्रीक वर्ड वाला मीनिंग भी आपको याद रख लेना है, बुक्स में ये आता है, तो मैडम ज़्यादातर ये बताती है बच्चों आप याद रख लेना, ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। ग्रीक वर्ड माइक्रो से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके सर, ओके। इसके अलावा तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी दैट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स of an economy like an individual firm and individual consumer etc. The objective of microeconomics is price determination and allocation of resources. Main tool of microeconomics is what or are demand and supply, और इसको हम लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी भी होता है, करेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ से आपके टॉपिक ज़्यादा 3 नंबर और 4 नंबर वाले रहते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहला आता है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सिंपल मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। जब आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और कई सारे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेज होते हैं, राइट। तो आपको उसमें से चूज़ करना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्स से किस चीज़ की या कौन से वॉन्ट्स की सेटिस्फैक्शंस पहले करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पास, मैं बोलता हूँ, आपके पेरेंट ने आपको 1000 रुपीज़ दे दिया और आपको बोला कि मार्केट जा और अपनी किताबें खरीद लेना, बैग खरीद लेना, स्कूल बैग, और ड्रेस खरीद के आ जाना। अब जब आप मार्केट जाते हो तो स्कूल बैग की कीमत है मान लो 400 रुपये, आपके ड्रेस की कीमत है मान लो 500 रुपये, और किताबें आ जाएंगी 600 रुपये में, ठीक है। 400, 500, 600, आपके पास है 1000 ही रुपये, राइट। तो सबसे पहले उस 1000 रुपये, क्योंकि आपकी जो रिसोर्स है, मनी जो है आपकी रिसोर्स है, ध्यान से सुनना, एक सेकंड रुक जाओ। यस, तो जो आपके पास रिसोर्स है वो है टोटल 1000 रुपीज़, बट आपके जो वांट्स हैं वो क्या क्या है, एक तो बैग भी चाहिए, स्कूल ड्रेस भी चाहिए और बुक्स भी चाहिए। बुक्स आएंगी 600 का, स्कूल बैग 400 का और ड्रेस आएगा 500 का। तो आपके पास 100 रुपीज़ है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, जो कि लिमिटेड है, बट आपके वांट्स ज़्यादा हैं। टोटल आपको वांट्स अगर मिलाओगे 600, 400, 500, तो 1500 रुपये चाहिए आपको, 1500 के सामान खरीदने। तो आप पूरे सामान नहीं खरीद सकते, तो यू नीड टू मेक चॉइसेस कि भाई उस 1000 रुपये से कौन कौन से सामान मैं पहले खरीदूं। तो सबसे पहले तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं प्रेफरेंस वाइज खरीद लेते हैं। तो पहले बुक्स खरीद लोगे आप, राइट, फिर उसके बाद ड्रेस खरीद लो या स्कूल बैग, जो मर्जी आप खरीद लो उसके हिसाब से। तो जितने पैसे आप उतने में सामान उसी के हिसाब से आप खरीद पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, चूज करना पड़ रहा है। आउट ऑफ 3 वांट्स यू नीड टू चूज। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर्स हैं। नाउ इसी टॉपिक के अंदर अपने को दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम चॉइसेस। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस, तो इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब समझो। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब ही क्या होता है, स्कार्सिटी रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। और जब मैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी की बात करें तो स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी। कमी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी रिसोर्स का सप्लाई कम होता है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। व्हेन द सप्लाई ऑफ अ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ दैट रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। स्केयर्स रिसोर्सेज है, हम क्या बोलते हैं नॉर्मल वे में, स्केयर रिसोर्सेज का मतलब हमें उसकी इच्छाएं, मतलब कि वो चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। सर पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, लेकिन वो पेट्रोलियम का रिसोर्स कितना है आपके पास, लिमिटेड है। कोल का डिमांड बहुत ज़्यादा है, कोल का क्या है, रिसोर्स जो है, कोल जो अवेलेबिलिटी है, सप्लाई जो है उसकी क्या है, लिमिटेड है। तो सप्लाई किसी भी रिसोर्स का कम होता है, डिमांड उसकी ज़्यादा होती है, दैट्स कॉल्ड स्कार्सिटी। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ा दैट इज सिंपली मीन्स प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, क्वेश्चन आएगा व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, या व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। बार बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना। तो व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, और 3 नंबर में ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं। इसका रीजन आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर मिलता है, राइट। तो सबसे पहला लिखना है अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। जैसे मर्जी वैसे लिख लो, आप चाहो तो लिख सकते हो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड या अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड या लिमिटेड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज या फिर अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। जो मर्जी लिखो, हेडिंग एक ही मतलब होता है उसका, ठीक है जी। डिफरेंट बुक्स में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, अराइज बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। अब इन तीनों का मीनिंग आपको 2-2 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा आपके आंसर्स में, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान से सुनो इस वाले टॉपिक में, यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या लिखना है आपको आंसर। तो सबसे पहला ह्यूमन वांट्स आल्सो नोन एज एंड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आल्सो नोन एज मींस आर क्या है, लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से। हाँ जी, अब दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा दिख रहा है बट कोई बात नहीं, चलो मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, इसके 3 कारण होते हैं, 3 रीजन होते हैं। आंसर में आपको ये लिखना है, बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। नंबर वन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेज। ह्यूमन वांट्स यू नो वेरी वेल, ह्यूमन वांट्स के अंदर आपको क्या लिखना है भाई, जितनी भी ह्यूमन वांट्स है, जितने भी लोग हैं उन सबकी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लैंड लेबर कैपिटल आर लिमिटेड इन रिलेशन टू दियर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल what people want. So it is a basic reason for existence of economic problem in all economies. Scarcity is universal, applies in all individual organizations and countries. There would have been no problem if resources वर नॉट स्केयर्स। तो अगर रिसोर्सेज स्केयर्स नहीं होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो आपको सिंपली लिखना है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, या ह्यूमन का नेचर ही क्या होता है, उनकी जो वांट्स होती हैं वो सारे क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, बट दी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा मैं रिसोर्स की बात करूँ तो इसमें लिखना है क्या, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी। अच्छा ये ना, ये थोड़ा सा वो कर लेना भाई, ये ऊपर में लिखना था, ये नीचे में लिखना था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा काट के, ओहो ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसमें लिखना था रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये टॉपिक ऊपर वाला नीचे लिखा गया, नीचे वाला ऊपर लिखा गया, और इसमें लिखना है ह्यूमन वांट्स जो है ना अनलिमिटेड। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, तो इसमें लिखना है ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाई, एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाई अनदर न्यू वांट्स इमर्जेस, वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड and keep multiplying and cannot be satisfied due to limited resources. Human wants also differ in priorities. All wants are not equally intensive. For every individual, some wants are more important and urgent as compared to other. कुछ लोगों को कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, बट दूसरे लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। तो ये चीज़ें इकोनॉमी में चलती रहती हैं। तो सिंपल आपको ये 3-4-5 लाइनें लिख देनी है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट, बिकॉज
क्या होती हैं, जितनी भी रिसोर्सेज, नेचुरल लैंड, लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी चीज़ें, ऑल आर लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज स्केयर्स. इफ देयर इज नो स्कार्सिटी then all wants will be satisfied easily. So resources are limited and wants are unlimited, or also known as human. Alternative uses में क्या लिखना है ध्यान से देखो. फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मान लो मिल्क है, मिल्क, तो मिल्क अगर है, मिल्क ऐसा रिसोर्स है जिससे आप कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो. तो मान लो अगर आपके पास 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर ही मिल्क है, तो आप इससे कर्ड भी बना सकते हो, आइसक्रीम भी बना सकते हो, ठीक है जी. आप इसका स्वीट्स भी बना सकते हो, आप इसके और क्या बना सकते हो, आइसक्रीम, स्वीट्स, और बताओ, पनीर भी बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो मिल्क से, यू नो वेरी वेल. लेकिन आपके पास अगर 1 लीटर मिल्क है तो क्या इससे आप सारी चीज़ें बना सकते हो? आंसर इज नो. तो इफ़ एनी रिसोर्सेज have alternative uses, if any resources have alternative uses, then problem of choice again arises, या economic problem again arises. economic problem का मतलब होता है problem of choice. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कैसे होता है कि भाई हम अपने 1 लीटर रिसोर्स से, अपने 1 लीटर का जो मिल्क वाला रिसोर्स है, उससे किस चीज़ को पहले प्रोड्यूस करें, क्योंकि हम सारी चीज़ें बना नहीं सकते. तो अगर मान लो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर्स बट ऑल्सो क्या है, वी पुट इन वेरियस यूजेस, it make choices among resources more important. For example, petrol is used not only in vehicle but also running machines, generators, etc. As a result, economy has make choices between alternatives, कि भाई कौन सी चीज़ से पहले कौन सी चीज़ को हम सेटिस्फाई करें. सिंपल. तो आपको इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं मैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी. बाकी के जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा. आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके सारे 1 बाय 1 वीडियो आप देख सकते हो, करेक्ट है. तो आप अपना टॉपिक रिवाइव कर सकते हो. तो हम लोगों ने इस वाली वीडियो में मैंने आपको एक तो इकोनॉमिक का मीनिंग समझाया, इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझाया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझाया, और टॉपिक नंबर 11 कराया, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फोर्थ वाला भी करा दिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट. फोर्थ वाला भी मैंने करा दिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. और इसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के मेन 3 रीजन होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, राइट. तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. बाकी वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप देख सकते हो. इसके अलावा अगर आपको ये नोट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है. अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से PDF फ्री में डाउनलोड कर लेना. और कोई भी डाउट्स होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, आंसर, सॉल्यूशन कुछ भी होएगा, तो आप उस ग्रुप में आप आंसर क्वेरी अपनी पूछ सकते हो, राइट. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय.